नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच, जिसमें 5 टॉपिक्स को हम 5-5 फैक्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। आइए जानते हैं आज कौन-कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनएफएसए मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फिर हम जानेंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है उसके बारे में जानेंगे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और फाइनल कोरोना वायरस के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं अपने पहले टॉपिक एनएफएसए मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि राजस्थान में अभी कहीं कुछ जगह ये पाया गया है कि जो इन एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनको भी इस तरीके का जो हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत उनको फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो एक कंसर्निंग इशू है, जो एलिजिबल हैं या जो जो जिनके उसके दायरे में आते हैं उनको ही लेना चाहिए। चलिए, ये तो न्यूज़ की बात है। जानते हैं एनएफएसए के बारे में। एनएफएसए क्या है कि एक फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत बनाया गया था, जिसमें क्या होता है कि पूरे जो भी हमारे कंट्री की रूरल पॉपुलेशन है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके खाने को, उसके भोजन के लिए एक कंसर्निंग जो बॉडी थी उसको बनाया गया। ये राइट टू फूड एक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया। ये 75% रूरल पॉपुलेशन है उसको कवर करता है, वो लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अब इस एनएफएसए में होता क्या है एक्चुअली, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स हैं, मतलब जो सब्सिडी द्वारा जो सरकार के द्वारा सब्सिडी होती है उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को जो कि इसके एलिजिबल या बेनिफिशरीज हैं उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत ही कम मात्रा में। बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे पोर्टल्स, बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो एनएफएसए के द्वारा हो रहे हैं, इस एक्ट के द्वारा हो रहे हैं। एनएफएसए में क्या क्या इंक्लूड है इसके बारे में भी जान लेते हैं। मिड डे मील स्कीम, जैसे कि हमें पता है कि जो क्लास 5th तक, या हम बोल सकते हैं कि जो हायर जो हमारा जो रहता है सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास 8 तक, वहाँ तक ये मिड डे मील की स्कीम है, खाने को मिलता है। हाल फिलहाल अभी सुनने में आ रहा है कि मिड डे मील स्कीम खाने पे फोकस ना करके पैसे ही पेरेंट्स को प्रोवाइड करा देगी कि बच्चे को आप खाना दें। इसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज था कि बच्चे का पूरा तरीके से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो मेंटली हो, उसका फिजिकली हो, हर एक तरीके, इमोशनली हो, हर तरीके का उसका डेवलपमेंट हो। जो स्टंटिंग हो गया या जो हमारी एनीमिया हो गया, इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस था ये आया। फिर आया हमारा पीडीएस, इसके तहत ही आता है। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत जो फूड ग्रेन्स होते हैं या सीरियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड रेट में लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एनएफएसए था। एनएफएसए का ही एक सब ब्रांच पीडीएस ही है। तो पीडीएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीडीएस सिस्टम जो है वो मंथली सीरियल्स देने का है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। राइस 3 रुपये केजी और वीट जो है वो 2 रुपये पर केजी से उन लोगों का दोज आर कमिंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। हमने कुछ दे रखे हैं जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको, जैसे एपीएल, कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एपीएल क्या होता है या बीपीएल क्या होता है, तो दे रखा है एबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हो गया हमारा एपीएल, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनको बीपीएल बोलते हैं। बीपीएल फैमिलीज को अंत्योदय फैमिलीज भी बोलते हैं। तो दिस इज छोटी सी जानकारी थी एनएफएसए के बारे में। क्यों था न्यूज़ में ये बता दिया, क्या क्या है इसके बारे में ये भी बता दिया। 2013 एक्ट के तहत बना था, इसका मतलब है कि ये बना भी 2013 में ही था, तो ये हमें ध्यान देना है। आगे चलते हैं। आज के हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी लेटेस्ट में हमारी जो पॉलिसी आई हुई है वो 2020 है। तो न्यूज़ ये थी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लेटेस्ट वाली है उसमें ये कहा गया है कि हमें जो लोकल लैंग्वेजेस हैं जितने भी रीजन्स की, उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो ये सही बात है। न्यूज़ में इस वजह से है कि एक इसकी बात आई और आंध्र प्रदेश में वहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज को लेके कुछ बात हुई थी, तो ये आया कि नहीं अब तो जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी अलाउ करती है कि हमें लोकल लैंग्वेज को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये न्यूज़ थी। आइए जान लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि देश की एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। नाम से ही बहुत कुछ हो जाता है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप नाम पे ही अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको 60% उसका सोल्यूशन वही मिल जाएगा। एम पता चल गया होगा आपको कि ये ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को। जब भी एजुकेशन पॉलिसी आएगी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस तो आएंगे ही आएंगे एग्जिस्टिंग जो हमारा सिस्टम चल रहा होगा। कैसे करता है? प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है। किसको? जो एजुकेशन नॉर्म्स हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया। दूसरा है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है ये अभी 2020 में आई थी। इस पॉलिसी ने रिप्लेस किया था
1986 की जो पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी, मतलब इससे पहले 2020 से पहले 1986 में ही पॉलिसी आई थी। और हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब एक रूल बुक में नियम है कि हर 10 ईयर्स में आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाना है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा टाइम 24 ईयर्स लगभग हो गया इस पॉलिसी को आए हुए, बट देर आए दुरुस्त आए हैं तो कुछ लेके आए हैं, तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इस बार हुए हैं हमारी नेशनल पॉलिसी में। अब एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट का है। तो आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी 3 लिस्ट बनी हुई हैं, एक कंकरेंट है, एक स्टेट है, एक सेंट्रल है। तो कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आता है उसका मतलब होता है कि वो उसको सेंट्रल भी पास करेगा उस चीज़ को, और उसके साथ साथ हर एक स्टेट उस चीज़ को या उस एक्ट को पास करेगा। तो जो नेशनल पॉलिसी है इसको पहले हमारे सेंट्रल ने पास किया, फिर सेंट्रल ने प्रपोजल हर एक स्टेट को भेजा कि आप लोग भी अपने लेजिस्लेशन से इसको पास करवाइए। तो कंकरेंट लिस्ट का जो मीन होता है वो आप समझ ही गए होंगे। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये भी होता है कि उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे नॉट इवन सेंट्रल, स्टेट आल्सो मेक सम रूल्स और उनको इम्पोज कर सकता है। तो कंकरेंट लिस्ट का ये है कि दोनों उत्तरदायी होते हैं, सेंट्रल एज वेल एज हमारा स्टेट। इसके बाद जो हमारा एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका मेन फोकस जो था वो था जो मदर टंग हैं या लोकल लैंग्वेजेस हैं उन पे हमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो देने का, क्लास 5 से 8 से या बियॉन्ड इसके जहाँ तक आप दे सकते हैं। मतलब है कि अगर जो लोकल लैंग्वेज है हमें उसको ज़्यादा फोकस करना है, उसको बढ़ावा देना है। ये मेन फोकस था हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 का था। अभी कुछ चेंजेस हुए हैं इस पॉलिसी में जो हमारी नई 2020 आई है, या हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो हायर एजुकेशन जो एमफिल डिग्री थी वो डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, जो मास्टर ऑफ फिलोसफी करके था, मतलब पीएचडी की एक सब कैटेगराइजेशन वाली एक डिग्री मानते थे इसको, एमफिल को। ये जो प्रोफेसर्स वगैरह होते थे उनके लिए काम आती थी। तो इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। और अभी बीएड डिग्री जो है, बट ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत बड़े जो स्टेप्स थे वो लिए गए। हालांकि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत सारे लिए गए हैं जिनको यहाँ बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो बड़े बड़े लिए गए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि एग्जाम्स में पूछ दिया जाए कि क्या क्या है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। बीएड डिग्री है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई है। 1 साल की होगी, 2 साल की होगी और 4 साल की होगी। 1 साल की उनके लिए होगी पर्सन दोज आर हैविंग पीजी डिग्री ऑलरेडी, जिनके पास पीजी डिग्री है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, वो उनके लिए से बीएड 1 साल का होगा। 2 साल उनके लिए होगा जो ग्रेजुएशन कर पाए हैं। 4 साल उनके लिए होगा जो लोग 12th पास करके एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो 4 साल में उनका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा और इसके साथ साथ उनको बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्यों है, कैसे है, एजुकेशन किस लिस्ट में है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है कोरोना वायरस। हम टॉपिक मैंने कोरोना वायरस हिस्ट्री करके दिया है, वो चीज़ें आज यहाँ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और हम एग्जाम्स के लिए है काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। रही बात ये कि न्यूज़ में क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आप न्यूज़ पर उठा के देखिए, उसमें हर चौथी न्यूज़ आपको कोरोना वायरस की ही मिलेगी, क्योंकि जब से ओमिक्रॉन आया है तब से यही लड़ाई चल रही है कि नहीं वो साउथ अफ्रीका का है, कि वो नागालैंड और किसी जो वो हैं हमारे इंग्लैंड के हैं या कहाँ से वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है ओमिक्रॉन की, इस पर ही बहस चल रही है। बट हमें घबराना नहीं है क्योंकि हम सतर्क हैं और हम इम्यून हैं। तो अब बात करते हैं कोरोना वायरस की हिस्ट्री को लेकर। तो सबसे पहले जो कोरोना वायरस है वो है किस तरीके का वायरस, तो ये एक आरएनए काइंड ऑफ जो रिलेटेड है वो वायरस है। ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को, उसको इन्फेक्ट करता है। मतलब जो हमारी श्वास नलिका होती है, सांस लेने की चीज़ें होती हैं, उसको मतलब हम मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं। इवन हम बोल सकते हैं कि हमारे आँखों से भी ये जाता है, आया था न्यूज़ में। तो मेनली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, हमारे सांस लेने में तकलीफ दे देता है। जब ये मतलब जो वायरस है वो पूरी तरीके से हमें अपने कब्जे में ले लेता है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम कर देता है। और फिर इसके बाद हमारे जो सांस से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, उनको जाके इफेक्ट करता है। नाम इसका लैटिन वर्ड से हुआ। लैटिन वर्ड में कोरोना का मीनिंग जो होता है वो क्राउन करके रहता है, या व्रेथ। तो व्रेथ का जनरली मीनिंग माला होता है जो गले में लटकाते हैं। तो क्राउन, आपने अगर इसकी इमेज देखी होगी तो आपको लगता होगा कि कुछ क्राउन में जैसे नहीं लगे रहते हैं, तो ऐसे ही है ये। इसका पंपिंग टाइप का क्राउन टाइप का इसका है जब माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ कोरोना हैज़ बीन नेमिंग और ऑल दिस। तीसरा इसका है कि इसको डिस्कवर्ड कब किया गया था। तो हम आपको बता दें कि 1920 के अराउंड या 22 के अराउंड क्या हुआ था कि कोरोना वायरस मिला था। बट वो कोरोना वायरस एट दैट टाइम सिर्फ एनिमल्स में था, पिग्स में था।
तो इतना कुछ ज़्यादा कंसर्निंग नहीं था। बट 1960s में ये पाया गया कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये ह्यूमन को भी इफेक्टेड कर सकता है। और किसके द्वारा? जून एल्मीडा एंड डेविड टर्नल, इन दोनों लोगों ने देखा कि नहीं लोगों इंसानों को भी हो जा रहा है ये। तो पहली बार डिस्कवर 1960 में, अभी ये नहीं आया है कि नहीं अभी आया, ये बहुत पुराना है। इस वजह से हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही इन चीज़ों के बारे में जानते रहे हैं। कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हैं, मतलब एक्चुअली उसके जो इन्फेक्टेड वो हैं ग्रुप्स के हैं, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। अभी तो जैसे ओमिक्रॉन हो गया, डेल्टा वेरिएंट हो गया, ये वेरिएंट थे हमारे कोविड-19 का जो वर्जन था उसके वेरिएंट थे। बट ये पहले से ही कैटेगराइज्ड है। कौन कौन से किसमें ये जो कोई ह्यूमंस को इन्फेक्टेड करते हैं वो हैं HCOV। यहाँ पे COV का मतलब है, CO का मतलब कोरोना, V मतलब वायरस, और H जो पहले लिखा है उसका एक सब पार्ट है 229 इको। एक इसके बाद है सार्स, SARS, कोविड या कोरोना वायरस 1 और 2, इसके वजन 1 और 2 थे। अभी जो हमारा 2019 वाला कोविड-19 है, इसको सार्स कोरोना वायरस 2 के नाम से जाना जाता है। ये एक एग्जाम में आया था क्वेश्चन, अब मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं कि किस एग्जाम में आया था, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोविड-19 को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो था सार्स कोरोना वायरस 2। और सार्स कोरोना वायरस 2 के ही ये वेरिएंट हैं, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, या आने वाले फ्यूचर में जो भी होंगे वो इसके वेरिएंट हैं। सार्स का हमने यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है, सार्स मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड मार्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये इसके टाइप्स हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट कोरोना हिस्ट्री, जो कि हमें एग्जाम के तहत जानना चाहिए, एग्जाम की वजह से जानना चाहिए। कब डिस्कवर्ड हुआ और किन्होंने डिस्कवर किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल वेलफेयर बोर्ड। न्यूज़ में क्यों है? एक्चुअली अभी जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, इसने एक कंसर्न जाहिर किया है, और उसने बोला है कि कोई आइडिया नहीं है कि जो सर्कस में एनिमल रहते हैं वो कहाँ हैं, उन पे क्या हो रहा है, वो कैसे हैं, क्योंकि एनिमल के वेलफेयर को लेके ही तो ये बोर्ड बना है। तो उनको ये नहीं लगता था कि जो वेलफेयर हो रहा, मतलब जो सर्कस में जो एनिमल्स हैं उनके साथ क्रूएलिटी जो हो रही है या नहीं हो रही है, वो कहाँ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये न्यूज़ में था, तो मुझे लगा कि ये डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ टॉपिक। तो हम जान लेते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में। इसका पूरा नाम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है। इंडिया है तो इंडिया का ही है। इसके बाद वही सिंपल सी बात है कि एक ऐसा बोर्ड है जो कि एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करता है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब कि किसी न किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई है। इसका काम है कि ये स्प्रेड करती है अवेयरनेस को, बहुत सारे जो एनिमल्स के वेलफेयर इशूज़ हैं। जैसे अभी हमारा खेतों से जुताई होती थी, हम जो ऑक्स या जो बैल होते थे उनसे, या जो बुलक कार्ट्स हम यूज़ करते थे उनमें हम बुल्स को यूज़ करते थे। तो क्या होता था कि उसमें हम कभी-कभी उनको पीटते थे, सिवियरिटी से पीटते थे, या हमारे डॉग्स वगैरह हो गए उनको भी हम सिवियरिटी से मारते थे और उनके ऊपर कहीं न कहीं क्रूएलिटी करते थे। एक गेम अम्बाला करके रहता था या जल्लीकट्टू करके रहता था, उसमें भी कहीं न कहीं देखा जा रहा था कि जानवरों के प्रति हम थोड़ी सी निर्दयता बरपा रहे थे। तो इन सारे कंसर्निंग इश्यूज़ को यही बोर्ड आगे लेके आता है और उनकी जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी परवरिश करता है। मतलब उनकी तरफ से लड़ता है, उनको प्रोटेक्ट करने की, उनके वेलफेयर को, कंसर्निंग के इश्यूज़ को लेके आगे बढ़ता है। तो ये सब इसमें आ जाता है कि जो कोई क्रूएलिटी ना हो, अवेयरनेस फैलाते हैं कि हमें जो एनिमल्स हैं उनका वेलफेयर किस तरीके से रखना चाहिए। नोडल मिनिस्ट्री आपको पता ही है वेलफेयर का है, और एनिमल का है तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग करके एक जो मिनिस्ट्री उसके अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक मेनली हेडक्वार्टर मुंबई और दिल्ली हो रहे थे, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वल्लभगढ़ हरियाणा में है। तो ये याद रखना है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वहाँ पे वल्लभगढ़ हरियाणा में है। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1962 में, और एक प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1969 के एक्ट के तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये बोर्ड क्या करता है कि जो क्रूएलिटी इन्वॉल्व होती है एनिमल पे, जो कि इंटरटेनमेंट के लिए जो होते हैं, जैसे कि हमारे मंकीज़ हो गए, हमारे गोरिल्ला हो गए, हमारे एलिफेंट्स हो गए, इवन लायन भी हो गए, ये क्या होते हैं इंटरटेनमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनके ऊपर कोई क्रूएलिटी ना हो, इनका बेसिक जो इनकी वेलफेयर्स हैं वो ध्यान पे रखते हुए उनके साथ काम किया जा रहा हो, इस चीज़ को भी ये जो बोर्ड है
वो नज़र करता है, रखता है। तो वही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहे हैं या सर्कस में जो एनिमल्स यूज हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़ एंड द टॉपिक एनिमल वेलफेयर बोर्ड। आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक तो हेडक्वार्टर इसका, दूसरा इसकी मिनिस्ट्री, तीसरा इसका एक्ट किसके तहत बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। कल एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक्स थे जिनको मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो उनमें से एक टॉपिक है ये। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो अमर अब्दुल्ला हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है एक JNK की, अमर अब्दुल्ला और उनके जो पिताजी थे उन्होंने बनाई थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने एक बोला गया है कि जो अमर अब्दुल्ला थे या वो जो उमर थे, उनका जो डिटेंशन था, दिस इज एक षड्यंत्र था, कंस्पिरेसी था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाइप आउट ही कर दें, मतलब इस पार्टी को खत्म ही कर दें। ये इस पार्टी का कहना है, इस पार्टी का कहना है। तो आइए जान लेते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली एक अलग से नाम था, उसको हम जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 को बोलते हैं। ये क्या था? इसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन एक लॉ था, दिया जाता था। अब ये मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन 2 तरीके का होता है। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन तब होता है जब किसी एक इंसान को ये लगता है कि मुझे किसी दूसरे इंसान से दिक्कत है और वो किसी चीज़ का विटनेस है जो कि गवर्नमेंट के काम आएगा या किसी केस के काम आएगा, तो वो कह सकता है कि मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लीजिए, मुझे हेल्प कर दीजिए, मुझे बाहर में जाऊंगा तो मुझे कुछ हो ना जाए। तो उसको या तो घर में या तो थाने में या जो भी उचित जगह होगी उसको डिटेन करके रखा जाएगा, उसको डिटेंशन में रखा जाएगा ताकि उसका वो प्रिवेंट बना रहे। दूसरा इसका मेन इशू होता है जो कि सबसे ज़्यादा लागू होता है, वो होता है कि जब किसी अथॉरिटीज़ को ये लगता है कि एक सर्टेन इंसान XYZ जो भी है उससे इस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर जो पीसफुल चल रही है उसको हार्म है, तब उस लॉ एंड ऑर्डर की शांति को बचाए रखने के लिए उस इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाता है विदाउट एनी कंकरेंस ऑफ वो जो पर्सन है उससे। मतलब अगर मैं हूं, अगर मुझसे लग रहा है सरकार को कि इस बंदे के बाहर रहने से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और शांति में कुछ दिक्कत आएगी, कुछ हार्मफुल हो सकता है, तो गवर्नमेंट विदाउट एनी नोटिस मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकती है। ये था पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अभी समझ में आ गया आपको? तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन था, इसके तहत एक एक्ट बना जिस एक्ट के थ्रू कि इंसान को बताना नहीं है, आप सीधे पकड़िए और उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दीजिए। कस्टडी एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कस्टडी में ये होता है कि जब हमने कोई गुनाह किया है एट दैट टाइम कस्टडी में हम आते हैं, एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन जो हमारा रहता है वो डिटेंशन है बट काइंड ऑफ प्रिवेंटिव है, वो रेदर उस इंसान के लिए हो या उस इंसान की वजह से सोसाइटी के लिए हो। तो अभी पब्लिक सेफ्टी एक्ट समझ में आ गया होगा आपको कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर के हम उसको प्रिवेंट कर देते हैं। इसका मैं एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उनको एक टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया गया था, तो उनको उनके घर में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया गया था। तो ये सेकेंड टाइप का था कि उनको विदाउट नोटिस दिए हुए, क्योंकि वो हो सकता था कि ब्रिटिश जो समय का राज्य था, साम्राज्य था या अथॉरिटीज़ थी, उनको लग रहा था कि नहीं हो सकता है कि इनकी वजह से हमारी जो शांति है वो भंग हो जाए, तो उन्होंने उनको प्रिवेंट कर रखा था। हालांकि वो वहाँ से निकल गए, कैसे निकले क्या निकले एक मिथ है, क्या सच्चाई है, बट वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक उदाहरण था। इसके बाद अभी आपने देखा होगा जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो जो जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको भी नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद का मतलब इसी एक्ट के तहत हुआ था, जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। लीगली बिल्कुल वो उचित था, जिसके खिलाफ कोई भी कुछ बोल नहीं सकता, और वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में था क्योंकि उनको कोई नोटिस नहीं देना है, और ये टोटली अथॉरिटीज़ पे ही निर्भर होता है कि वो कब, जब तक चाहें उनको तब तक अंदर रख सकते हैं, जब तक उन्हें फील होता है कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत है, तब तक वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी भी इंसान को रख सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, या हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था जम्मू कश्मीर का, वो सिमिलर था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रिवेंटिव डिटेंशन से। तो हमारा क्या था कि जब ये बना था एट दैट टाइम JNK का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके सारे सिस्टम्स ही अलग थे। तो हमारे पूरे देश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट काम कर रहा था प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके, बट वहाँ JNK का पब्लिक सेफ्टी एक्ट काम कर रहा था। तो वो दोनों सिमिलर थे, बस नाम चेंज था।
इंट्रोड्यूस किया था चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने 1978 में, क्योंकि ऊपर ही मैंने लिखा था कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978, इसका मतलब यही है कि शेख अब्दुल्ला ने 1978 में इसको इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने पास करवा दिया था। जब ये पास हुआ था तब इस एक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। बोला गया था कि इट इज़ अ वेरी अनडेमोक्रेटिक, ये मतलब इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ फ्री सोसाइटी, बट स्टडी माना गया, वो पास हुआ और एक्ट था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा ही होता है। हर एक चीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो अच्छे के लिए ही है, हमारे देश चलाने के लिए ही है। तो फाइनली क्रिटिसिज्म के बावजूद भी इस एक्ट को रखा गया। और अभी अभी तो क्या है, अभी तो जो हमारा केंद्र सरकार है उस, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है, जो यूटी बन गया है, तो जो भी सरकार के या जो भी पूरे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो वहाँ पे भी इम्पोज हो रहे हैं। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का एज ऑफ नाउ उतना कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, बट हाँ सिमिलर टू नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी है। तो अगर आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट को सोच के चल रहे हैं, कभी आता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, तो यही समझ लीजिएगा कि सिमिलर टू पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अभी क्या होता है कि इसके तहत प्रिवेंशन डिटेंशन होता था, वो उसके भी बहुत सारे टाइप्स थे, टाइम पे चेंज भी किए गए हैं, ये हम पॉलिटी में आगे पढ़ते हैं। तो डिटेंशन जो हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन थे वो कई प्रकार के आए, टाइम बदलते रहे। एक तो मीसा करके था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब वही था कि अगर हमें लग रहा है कि नहीं किसी इंसान से हमें दिक्कत है या किसी राजनेता से हमें दिक्कत है, किसी भी कोई नेता ज़्यादा उछल रहा है, बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, अगर उससे दिक्कत है तो उसको उठा के प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दो, तो उसकी जितनी भी कलाकारी है वो निकल जाएगी। या वो जब आ नहीं पाएगा, भीड़ में लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी सूझ के या लोगों की सूझ को आगे बढ़ा नहीं पाएगा। जो भी है, तो ये फ़ायदेमंद भी था और कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हुआ। क्या हुआ ये तो भविष्य के गर्त में है और आगे आने वाले समय में है, बट एक अच्छा प्रावधान है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी आया, इसी के तहत ही और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आए थे। एक कोफेपोसा करके था जो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ सेफ्टी एक्ट। तो ये ऐसे बहुत सारे एक्ट आते रहे हैं, और भी जैसे पोटा करके भी था, टाटा करके था। तो दीज ऑल काइंड्स ऑफ हर एक कैटेगरी में प्रिवेंशन डिटेंशन के ही कहीं ना कहीं रूल्स थे। तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो क्या था, इसमें जो मतलब स्पेसिफिकली रिलेटेड था वो जम्मू एंड कश्मीर से था। देन जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उससे सिमिलर था, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे आधारित था, और प्रिवेंटिव डिटेंशन पे जो रूल्स बने हैं वो टाइम पे बदलते रहे हैं हमारे देश के। आगे बढ़ते हैं, आज हमारी कुछ बोनस इन्फॉर्मेशन हैं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो वन लाइनर हमारे करंट अफेयर्स के काम आ सकती थी, तो वो हमने आज आपको यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले तो यही था कि डेमोग्राफिक बैलेंस है अपसेट इन बॉर्डर स्टेट्स, कहा किसने है, बीएसएफ के डीजी ने, ऑन 50 किलोमीटर रूल। अब इस पूरी लाइन को मैं 2 मिनट लेके समझा देता हूँ। सबसे पहले बीएसएफ क्या होती है, एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। बीएसएफ क्लियर हो गया। डीजी उनका होता है डायरेक्टर जनरल, मतलब जो उनका सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। जो डीजी होता है वो हमारा यूपीएससी जो हमारा होता है सिविल सर्विसेज का, उससे उसके जो आईपीएस होते हैं वो वहाँ पे डिजिग्नेट होते हैं। अभी ये समझ में आ गया। 50 किलोमीटर रूल को एक बार मैं समझा देता हूँ। अभी क्या था जो, हाँ एक चीज़ और, बीएसएफ जो है वो हमारे 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स को सिक्योरिटी देती है, मतलब 2 कंट्रीज से जुड़े हुए बॉर्डर्स को सिक्योरिटी देती है अपने देश को। एक तो पाकिस्तान से, दूसरा बांग्लादेश से। एक समय पे पाकिस्तान एक ही थे दोनों, पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान। इस वजह से बीएसएफ को नाम दिया गया, नाम बदला, देश बदला, लेकिन बीएसएफ हमारी वहीं की वहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि बीएसएफ का रोल क्या है, प्रोटेक्ट करता है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से एंड बांग्लादेश के बॉर्डर से। 50 किलोमीटर का रूल क्या था, इससे पहले अभी कुछ दिन पहले एक रूल आया था। इससे पहले क्या था कि जो भी बॉर्डर एरियाज में गांव थे या प्लेसेस थे या रीजन्स थे, उसमें 15 किलोमीटर तक ही इंडिया जो था या बीएसएफ था वो छानबीन कर सकता था इनसाइड द इंडिया। लेकिन अभी रूल आ गया है कि अब आप 50 किलोमीटर तक अंदर जाके उसको छानबीन कर सकते हैं। तो दिस इज 50 किलोमीटर रूल। तो अभी क्या होगा कि इंडिया की बहुत ज़्यादा टेरिटरी पे हम जो बीएसएफ के लोग हैं वो जा सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, पावर्स मिल गई हैं उनको। तो उनके जो डीजी हैं उन्होंने थोड़ा सा कंसर्निंग जताया कि दैट माइट बी जियोग्राफिक बैलेंस है उसको अपसेट कर दे। तो दिस इज ऑल अबाउट 50 किलोमीटर रूल। इससे पहले कितना था, 15 किलोमीटर रूल था। आई होप आपको 50 किलोमीटर रूल समझ में आ गया होगा। इसके बाद सॉरी, इसके बाद जो हमारा है कि सलमान खुर्शीद पर एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का फुल फॉर्म होता है वो, या मतलब याचिका बोल सकते हैं, दायर की गई थी
जो कि हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी उनकी एक किताब पर। उनकी किताब अभी आई है, वो कौन सी है? सनराइज ओवर अयोध्या। होगा कुछ उसमें ऐसा जो कि उतनी सही नहीं होगी। सॉरी, गला बार बार दिक्कत दे रहा है। तो सनराइज ओवर अयोध्या ये एग्जाम से पूछा जा सकता है, क्योंकि सलमान खुर्शीद की बुक्स काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस रहती हैं, इंपॉर्टेंट रहता है उनका। तो सनराइज ओवर अयोध्या याद रखना है आपको। तीसरा हमारा पॉइंट था कि अभी जो हमारे नेवल के चीफ हैं नए, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। ध्यान देना है, अभी कल ही उनको नए पद के लिए अपॉइंट किया गया है। इससे पहले कौन से थे? इससे पहले थे एडमिरल करमवीर सिंह। तो ये एग्जाम्स में आ सकता है, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसके बाद सबसे लास्ट में है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, कि जो बारबाडोस है यह अब एक रिपब्लिक जो नेशन है उसमें बन जाएगा। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि अभी वहाँ का जो सबसे बड़ा इंसान है, जो सब पहला इंसान, जैसे अपने यहाँ का राष्ट्रपति, तो वो क्या हाईएस्ट पर्सन ऑफ द नेशन होता है। तो रिपब्लिक का मतलब वही होता है कि वहाँ का ही नागरिक कोई उसका हाईएस्ट पर्सन है। तो बारबाडोस इससे पहले क्या था? एक ब्रिटिश कॉलोनी था, जो क्वीन एलिजाबेथ वहाँ की, मतलब वही था कि बस सिर्फ मानी जाती थी कि रानी है, और उनको सम्मान भी वही दिया जाता था। बट अब बारबाडोस ने उनको, क्वीन रानी जो एलिजाबेथ है, उनको पद से, वो पद ही हटा दिया है, नए प्रेसिडेंट का चयन किया गया है। तो अब बारबाडोस रिपब्लिक कंट्री बन के उभरा है। वहाँ के जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो हैं डैम सेंड्रा प्रूनेल्ला मैसोन। हो सकता है कि इसको कुछ लोग और पढ़ें, मेरे हिसाब से तो यही है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज का जो न्यूज़ था, उसके जो फैक्ट्स थे, उसके जो टॉपिक्स थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी आप हंसते रहिए।